Search on YouTube Agri by Manoj Sir. Subscribe and press the bell icon. एक बार सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री बाय मनोज सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज़ नंबर दूसरी। पहले टेस्ट सीरीज़ एक मैंने डाल दी थी, ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। इसमें वापस से मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वो पहले वाली जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके क्वेश्चन अलग थे और इसके अलग हैं। तो लाइव क्लास में बने रहिएगा। एक बार लिंक को शेयर कर दो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार लिंक को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। फिर क्लास को चालू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि सर डीप हो गया या ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी तैयारी को करोगे उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छी जगह पर बनेंगे, अच्छी कॉलेज मिलेगी आपको। इसीलिए तैयारी में कंजूसी मत करिए, तैयारी में कंजूसी मत करिए। जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है आपको उसको लपेट लीजिए, ठीक है। तो लिंक शेयर कर दिया हो तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खैरा रोग किस फसल का मुख्य रोग है? खैरा रोग किस फसल का मुख्य रोग है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी कपास। 4 आपके पास ऑप्शन है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। खैरा रोग का संबंध किससे है बताना है आपको। जी बिल्कुल राइट, जिसने बी जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग का संबंध है धान से, ठीक है। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जब आपको जो सवाल बताया जा रहा है आपको सिर्फ उसी का कमेंट करना है और वो भी तब करना है जब आपको बोला जाए कि कमेंट करके बताइए। हाँ मुझे पता है आपको आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको भी आपको मौका देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन और बताऊंगा, तो आप जब कमेंट करेंगे तो वो जानकारी आपसे मिस हो सकती है। इसीलिए मैं जब कमेंट करने के लिए बोलूँ तभी आप कमेंट करें, ठीक है। तो अगला सवाल है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो कमेंट करके बताना है आपको किसकी कमी से होता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, कमेंट करके बताना है। जिसने ऑप्शन दिया है सी, बिल्कुल सही जवाब है, जिंक या जस्ते की कमी से। धान का जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक या जस्ते की कमी से होता है। अगला सवाल है, काजरी CAZRI कहाँ पर स्थित है? बताना है आपको काजरी कहाँ पर स्थित है, बताइए काजरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी बीकानेर। बताना है आपको काजरी कहाँ पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। जिसने जवाब दिया है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी जोधपुर में स्थित है और काजरी को सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है या केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो काजरी वाला सवाल है ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। कभी कभी तो ये रिपीट हो जाता है, लगातार 3-3, 4-4 साल तक यही सवाल आता है। तो इसको ध्यान से देखना। और इसकी स्थापना दिवस है, ये जरूर पूछ सकता है इस बार 1959 में, ठीक है। 1959 में चाहे कोई सा ही एग्जाम दे रहे हो आप, जेट दे रहे हो, ICR दे रहे हो, VHU दे रहे हो, PAT दे रहे हो, यूपी के टेट दे रहे हो, कोई सा भी दे रहे हो या सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो, ये सवाल ऐसे हैं कि ये पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, काजरी तो मैंने बता दिया जोधपुर में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आफरी कहाँ पर है तो आफरी काजरी के अंदर ही है। काजरी के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है आफरी, उसका नाम है आफरी AFRI यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी मरु क्षेत्र वन अनुसंधान क्षेत्र, ठीक है। मरु क्षेत्र वन अनुसंधान केंद्र उसका नाम है और उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो आफरी की स्थापना 1955 में और काजरी की स्थापना 1959 में। अगला सवाल है, गेहूं की फसल की सामान्य बीज दर। जेट में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है गेहूं की फसल की सामान्य बीज दर कितनी होती है। अब आपसे सामान्य बीज दर पूछा है तो बताना है आपको। ऑप्शन ए 60 किलोग्राम, ऑप्शन बी 80 किलोग्राम, ऑप्शन सी 100 किलोग्राम और ऑप्शन डी 120 किलोग्राम। बताना है ABCD। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। कमेंट करके बताइए जल्दी से।
जी बिल्कुल सही जवाब। जिसने सी ऑप्शन दिया है आपका जवाब बिल्कुल सही है, 100 किलोग्राम। सामान्य बीज दर कितनी होती है? 100 किलोग्राम होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि देरी से बुआई के लिए या लेट सोइंग के लिए या लवणीय या क्षारीय क्षेत्रों में गेहूं की बुआई के लिए बीज दर कितनी होगी, तब आपका जवाब होगा 120 किलोग्राम। तब आपका जवाब क्या होगा? 120 किलोग्राम होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं? जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के पशु के होते हैं? ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी मालवी और ऑप्शन डी थारपारकर। बताना है आपको, नागौरी, मुर्रा, मालवी, थारपारकर। तो जलेबी के आकार के सींग किसके होते हैं? मुर्रा के होते हैं। बी, जिसने बी जवाब दिया है सही है, मुर्रा के होते हैं। और देखो मुर्रा जो नस्ल है वो देसी भैंस की नस्ल है और ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देती है। सबसे ज़्यादा ये क्या करती है? दूध उत्पादन देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा भी अधिक होती है। और जो नागौरी नस्ल के बैल होते हैं वो कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। नागौरी नस्ल के बैल कृषि कार्य करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगला सवाल है, सबसे अधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है? सबसे अधिक वसा निम्न में से सबसे अधिक वसा किस नस्ल की भैंस के दूध में पाई जाती है? बताना है आपको। ऑप्शन ए है नागौरी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी जाफराबादी और ऑप्शन डी भदावरी। ठीक है, बताना है आपको, जल्दी बताइए। सबसे अधिक वसा, ये जो यहाँ पर मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था सबसे अधिक दूध उत्पादन, वसा नहीं थी वो, सबसे अधिक दूध उत्पादन था वो। क्लियर कर देता हूँ, अगर बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया हो तो कोई बात नहीं। सबसे अधिक वसा इसमें नहीं होती है, सबसे अधिक इसमें इसका सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। अब वसा सबसे अधिक होती है वो किस में होती है? भदावरी में होती है। कितनी प्रतिशत? 13% वसा पाई जाती है। तो भदावरी नस्ल के दूध में 13% वसा पाई जाती है और वो जो दूध उत्पादन देती है सबसे अधिक वो देती है मुर्रा नस्ल। ठीक है, अगला सवाल है, कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल माने जाते हैं? ऑप्शन ए नागौरी, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी मालवी और ऑप्शन डी थारपारकर। तो आपको बताना है लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके ए, बी, सी या डी। आप सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिए, वीडियो के लास्ट में मैं सबके जवाब दूंगा, अभी जवाब देना उचित नहीं है। प्लीज़ एक बार बताइए आप, कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम किस नस्ल के बैल हैं? जी बिल्कुल सही, नागौरी। जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। कृषि कार्य करने के लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल नागौरी नस्ल के बैल माने जाते हैं। अगला सवाल है, फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? सुपरवाइजर की जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी उसमें इस सवाल को पूछा गया था और बहुत से स्टूडेंट को नहीं आया था। फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? बेर, आम, पपीता या केला। 4 ऑप्शन है, 4 सेकंड का समय है, बताना है आपको। फल मक्खी किसका कीट है, मुख्य कीट है? बेर का, आम का, पपीता का या केला का? जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो फल मक्खी कीट होता है, मुख्य कीट होता है, वो किसका होता है? बेर का होता है। फल मक्खी मुख्य कीट किसका होता है? बेर का होता है। अगला सवाल है, राजस्थान को कितने कृषि शस्य जलवायु खंडों में बांटा है? राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है? ऑप्शन है 10, 12, 15 या 21। 4 ऑप्शन है। फिर ये भी बताऊंगा कि कृषि जलवायु खंड क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा आपको। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइव चैट बॉक्स में, कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है। जी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए ऑप्शन दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने ए ऑप्शन दिया है आपका सही जवाब है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है? राजस्थान को 10 कृषि शस्य जलवायु खंडों में बांटा है जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु वेग मापन, वायु दिशा सूचक यंत्र, वायु नमी मापन और वायु दाब। बताना है आपको। 4 ऑप्शन है और 4 सेकंड का समय है आपके पास। बताना है एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखो जिसने जवाब दिया है ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायु के वेग को मापने के लिए और वायु की दिशा को मापने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है। विंड वैन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है लगभग, इसने तो रिजर्वेशन ही करवा लिया, मुझे ऐसा लगता है। हर जगह ये एग्जाम में टपक जाता है, चाहे सुपरवाइजर ले लो, AAO ले लो, आप जेट ICR BHU ले लो, सब जगह ये क्वेश्चन आता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है इसमें स्टूडेंट। एनीमोमीटर का देखते ही वो सीधा ये करता है कि वायु की दिशा बताता है, लेकिन दिशा नहीं बताता है, ये वायु का वेग बताता है या उसका स्पीड की किस गति से वायु बह रही है। ठीक है, तो अगला सवाल है,
खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? ए वायरस, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कवक। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है, आपको बताना है जल्दी से। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखो जो वीडियो लाइव क्लास चल रही है उसके नीचे 2 कमेंट बॉक्स होते हैं, एक होता है लाइव चैट बॉक्स और एक होता है कमेंट बॉक्स। तो लाइव चैट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आप वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लाइव चैट बॉक्स में आप सबके साथ कमेंट करोगे तो सही रहेगा थोड़ा, ठीक है। अगला सवाल है, इसका आंसर दीजिए। जिसने ए ऑप्शन वाला आंसर दिया है वायरस, बिल्कुल सही है। ये जो वायरस होता है ये 7 प्रकार का वायरस होता है। ए, ओ, सी और 3 और प्रकार के वायरस होते हैं। वो टोटल मिला के 7 प्रकार के वायरस से क्या होता है? खुरपका मुंहपका रोग होता है। अब देखो खुरपका मुंहपका रोग में क्या होता है? इस रोग में जो पशु का खुर होता है, खुर यानी कि उसके जो पांव होते हैं और उसका जो मुंह होता है, उस पर विशेष प्रकार के क्या बन जाते हैं? छाले बन जाते हैं। विशेष प्रकार के छाले बन जाते हैं। उसका मुंह सूज जाता है, कट जाता है, फट जाता है और उसके जो खुर होते हैं वो भी कट फट जाते हैं। यही इस रोग का मुख्य लक्षण है और मुख्य रूप से ये भेड़ और बकरियों में अधिक होता है और आसानी से वहां पर ज्यादा फैलता है। तो खुरपका मुंहपका रोग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? ऑप्शन ए चोखला, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी बीकानेरी और ऑप्शन डी गद्दी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। चोखला, मारवाड़ी, बीकानेरी और गद्दी चारों ही भेड़ की नस्लें हैं, ध्यान रखना, चारों ही भेड़ की नस्लें हैं। और स्पेशली ये जो गद्दी है ये अभी AAO का जो एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें पूछा गया था निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल है, और उसमें गद्दी था और लोगों ने गद्दी को गलत किया था और ये गद्दी भेड़ की ही नस्ल होती है। गद्दी कहाँ पर पाई जाती है? गद्दी भेड़ की नस्ल होती है जो मुख्य रूप से कश्मीरी क्षेत्र में, कश्मीर में पाई जाती है। तो इसका आंसर जिसने दिया है चोखला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं? चोखला को कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? देखो इसके बारे में एक चीज और बता देता हूँ। जो राजस्थान की नस्ल मेरिनो है, चोखला है, वो उससे उत्तम नस्ल की ऊन प्राप्त होती है, इसलिए उसको मेरिनो कहते हैं। और दूसरा बात यह है कि ये चूरू, सीकर और झुंझुनू के जो शेखावटी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है। सीकर, चूरू और झुंझुनू के शेखावटी क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये शेखावटी क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है। इसका वितरण क्षेत्र भी पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है। अगला सवाल है, गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? गुलाब में प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? आप कमेंट बाद में करिएगा। पहला है ऑप्शन ए टी बडिंग, ऑप्शन बी हार्डवुड कटिंग, ऑप्शन सी बीज द्वारा और ऑप्शन डी गुट्टी दाग। तो जो गुलाब में प्रवर्धन की विधि है वो बतानी है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, टी बडिंग, हार्डवुड कटिंग, बीज द्वारा या गुट्टी द्वारा। जिसने भी आंसर दिया है टी बडिंग, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। जो गुलाब में प्रवर्धन करते हैं वो किससे करते हैं? टी बडिंग द्वारा करते हैं। गुलाब में प्रवर्धन किससे करते हैं? टी बडिंग से करते हैं। पपीते में किससे करते हैं? पपीते में बीज द्वारा करते हैं। नींबू में किससे करते हैं? नींबू में बीज द्वारा भी करते हैं और गुट्टी द्वारा भी करते हैं, ठीक है। अंगूर में किससे करते हैं? अंगूर में करते हैं हार्डवुड कटिंग से। तो ये अंगूर का हो गया हार्डवुड कटिंग, गुट्टी और बीज द्वारा नींबू का हो गया, और पपीते का सिर्फ और सिर्फ बीज द्वारा, और गुलाब का तो टी बडिंग है ही है। अगला सवाल है, देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ यहाँ आपको, जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्प का राजा या फूलों का राजा किसको कहते हैं, तो गुलाब को नहीं कहते हैं बच्चों, गुलाब को नहीं कहते हैं। गुलाब को नहीं कहते हैं, पुष्प का राजा कहते हैं डहेलिया को। किसको कहते हैं? डहेलिया को बोला जाता है। बिल्कुल ऑथेंटिक किताब का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रमाणित बुक्स हैं उनका डाटा बता रहा हूँ। जो गुलाब होता है वो फूलों की रानी होता है और जो डहेलिया होता है वो फूलों का राजा होता है। तो आप गलत जानकारी में गलत मत पढ़िए, गलत इन्फॉर्मेशन याद मत करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। एग्री बाय मनोज सर चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, कितना अच्छा चैनल है ये और कितनी मेहनत करता है। लाइक कर दीजिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी बेर। बताना है आपको, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। देखो बिल्कुल सही जवाब है, आम का उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में
आम के अलावा सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? फिर उसका जवाब क्या होगा? केला। क्या होगा? केला। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन आम के बाद में किसका होता है? केले का होता है। और विश्व का जो 60% आम है वो भारत में उगाया जाता है। और विश्व का जो सबसे उत्तम क्वालिटी का आम है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम होता है, उसकी जो किस्म है उसका नाम है अल्फांसो। क्या है? अल्फांसो। और वो सिर्फ और सिर्फ भारत में उगाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो केला होता है ना, इसके बारे में मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा आपको। देखो, केला एक तो केले का पेड़ नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो? देखो, पेड़ नहीं होता है केले का, उसको हम पेड़ नहीं कह सकते, वो एक शाख होती है। क्या होती है? एक शाख होती है, उसको पेड़ नहीं कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। केले का जो पेड़ होता है वो रेशों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रेशों से मिलकर बना होता है। और केला पेड़ नहीं होता है, वो एक शाख होता है। फिर और एक बता देता हूँ, केला अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल देता है, ठीक है। केला अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगला सवाल है, गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती और चीकू। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय। कमेंट फटाफट करिए, फटाफट कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती, चीकू। नाशपाती है, सत्यानाशपाती नहीं है जी। जिसने जवाब दिया है बेर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गरीब का सेब किसको बोला जाता है? बेर को बोला जाता है। बेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेर का वैज्ञानिक नाम है जिजीफस मोरेशियाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेर कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा बेर होते हैं अपने राजस्थान में, आपनो राजस्थान। जो स्टेट, दूसरे स्टेट से भी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है आपनो राजस्थान वाली, आपनो भारत भी कह सकते हैं हम। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के निवासी जो देख रहे हैं उनको भी सबको प्यार भरा नमस्कार मेरा। निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? बताना है आपको। निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। 4 ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर इससे रिलेटेड अच्छी जानकारी दूंगा आपको मैं। यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, यूरिया। यूरिया क्या होता है? कार्बनिक उर्वरक होता है, जिसको कहाँ पर बनाया जाता है? जिसको बनाया जाता है फैक्ट्री में या लेबोरेटरी में। अब यहाँ पर सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड उर्वरक है? एमाइड उर्वरक पूछ लिया जाए तो भी इसका जवाब क्या होगा? यूरिया। तो भी इसका जवाब क्या होगा? यूरिया होगा। 46% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। अगला सवाल है,